हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और देख के आपको लग रहा होगा कि टॉपिक क्या है, पता ही है आपको। दुनिया एकदम परेशान है और पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुए वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। इंडिया के ऊपर इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, और नेट पे हमने बहुत सर्च किया जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसके लिए सोचा कि क्यों ना एक क्वेश्चन सेशन के तौर पे रखा जाए। तो मेरे साथ में मेरे कॉलीग एंड टीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह। तो वो कुछ क्वेश्चंस आप ही के उन क्वेश्चंस को फायर अप करेंगे, मेरे से पूछेंगे और मैं उनका जवाब दूंगा। और इसमें हम एक बहुत ही अच्छी सी एक हिस्ट्री की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स और आज जो हो रहा है यूक्रेन में, वो क्या एक सिंगल इवेंट की वजह से है या फिर उसके पीछे एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है, और वो कौन से इवेंट्स थे जिनकी वजह से आज यूक्रेन को ये क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। प्लीज आस्क द क्वेश्चंस डियर। थैंक यू सर। पहला क्वेश्चन सर ये है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये है क्या असल में, इसके बारे में जो अपना कॉमन पीपल है इसके बारे में जानते नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया जाए पहले उनको। तो ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने के लिए ना आपको पीछे चलना होगा। साल है 1991 और डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर का, जो सोवियत संघ था जिसे हम कहते हैं, उसका डिसइंटीग्रेशन या उसको तोड़ने का कार्यक्रम चालू हो चुका है। उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा बाद में। हालांकि अभी वो टॉपिक नहीं है कि डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, क्या कारण थे और किन कारणों की वजह से हुआ, उस पर अलग से हम वीडियो देखेंगे। बहरहाल 1 दिसंबर 1991 को यूक्रेन, जो कि उन 15 नेशंस में से एक पार्ट था यूएसएसआर का, वो अलग हो जाता है। एंड यूक्रेन थोड़ा सा स्पेशल इसीलिए है क्योंकि रशिया के बाद यूरोप में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कंट्री है, और जो सबसे ज्यादा अगर हम यूं कहें कि सिमिलैरिटी देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से हम अपने आप को सिमिलर देख सकते हैं, किस कंट्री के साथ रिलेट कर सकते हैं, तो वैसा ही रशियन एंड यूक्रेनियंस के साथ रहा। तो ये काफी ज्यादा एक स्पेशली अगर कहा जाए तो पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जो कि अभी प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए एक दुखद स्थिति थी, क्योंकि उनका कहना था कि, उनका मानना भी था और अभी भी है मानना ऑफ कोर्स, ये उस समय केजीबी के स्पाई थे बाय द वे ईस्टर्न जर्मनी में। तो इन डेवलपमेंट से वो खुश नहीं थे, नाखुश थे, बहरहाल कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये उनके लिए सही नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड 3 साल, 5 दिसंबर 1994, और उस समय होता है सबसे बड़ा डेवलपमेंट, एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इस पे साइन कर देता है यूक्रेन। और साइन आज ये लोग बहुत ज्यादा पछता रहे होंगे, ये आप मानिए। और जो ये बुडापेस्ट में हुआ था, इस एग्रीमेंट में इनके साथ थे यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया। इसमें 1900, जी हां 1900 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, बिकॉज देखिए यूक्रेन था यूएसएसआर का पार्ट, तो इसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। तो ये 1900 न्यूक्लियर बॉम्ब्स वापस कर देता है रशिया को, क्योंकि नया नया स्टेट बना था और भरोसा था रशिया पे। तो आज कहीं ना कहीं ये लोग पछता इसलिए रहे होंगे क्योंकि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते तो रशिया ये एग्रेशन इतना नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूक्लियर फैक्टर्स जहां प्ले में आ जाते हैं, गेम में जहां आ जाते हैं, तो उस समय सबको यह लगता है कि ये वॉर जो है आउट ऑफ सिचुएशन, आउट ऑफ हैंड अगर चली गई तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो दिस वॉज द डेवलपमेंट जो हुआ, 1994 का ये डेवलपमेंट रहा। और इसमें 1900 न्यूक्लियर बॉम्ब, आप समझिए कि ये वो बॉम्ब्स थे जो आज की डेट में इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का भी कुछ पार्ट मिला लें तो उतने पूरे नहीं बनते हैं। सो दैट इज वाई ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट रहा उस समय का। एंड बुडापेस्ट अग्रीमेंट में ये हुआ और इन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन कर दिया। इसका मतलब है कि जो वेपनाइजेशन है न्यूक्लियर बॉम्ब्स का वो नहीं, न्यूक्लियर टेक्निक्स का वो नहीं होगा। और जो सिविल पर्पसेस के लिए, सिविल यूज के लिए, जैसे पीसफुल यूजेस जिसे हम कह सकते हैं, बिजली बनाना, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड ऑल, तो इन सबों के लिए आप यूज कर सकते हैं और उसके लिए हम देंगे। हम कौन? जो एनपीटी में एग्रीमेंट में बाकी कंट्रीज थी, यूके, यूएसए एंड रशिया। तो इस भरोसे पे ये डेवलपमेंट यहां पे होता है। अब ज्यादातर अगर देखा जाए
तो यूक्रेन के साथ में एक इशू यह भी था कि यहां पे जो सरकारें रही वो कुछ हद तक शुरुआत में प्रो रशियन सरकार रही, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स भी आए जो कि प्रो वेस्ट अप्रोच रखते थे। देखिए, आपको थोड़ा सा यह समझना होगा कि नेटो क्या होता है। यार, नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक मिलिट्री ग्रुप है। इनका यह कहना है सिंपल भाषा में कि अगर नेटो मेंबर्स में से किसी एक कंट्री पे अटैक होता है तो वो पूरे नेटो पे अटैक माना जाएगा और हम लोग मिलिट्री एड भेजेंगे। ठीक, इसका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस कोल्ड वॉर एरा में था। कोल्ड वॉर एरा समझिए कि जब शीत युद्ध जिसे कहते हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर के गठन के बाद ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर थी। बेसिकली जो यूएस था उसे कम्युनिस्ट अपराइजिंग से बहुत डर लगता था, एंड एक डोमिनो थियरी भी दी गई थी वहीं के सेनेटर द्वारा। इनफैक्ट अगर प्रिसाइसली जाया जाए तो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनके द्वारा दिया गया था यूएस के कि अगर एक जगह कम्युनिस्ट अपराइज होता है तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर लेगा स्लोली एंड स्टेडली, एंड दैट इज डेंजरस फॉर यूएसए। तो यूएसए कभी नहीं चाहता था, तो उसने यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए नेटो का फॉर्मेशन किया। क्योंकि शुरू से ही अगर अमेरिका की अप्रोच देखी जाए तो वो रही है लुक यूरोप, 19th एंड 20th सेंचुरी में लुक यूरोप। तो यूरोप की तरफ देखने की उनकी एक रणनीति रही है। उनकी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखें द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही, तो वो लुक टुवर्ड्स यूरोप की रही है। बहरहाल ऐसा हुआ, और नेटो का पूरा आप समझिए कि एग्जिस्टेंस जो है वो यूएसएसआर के विरुद्ध में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो यूएसएसआर के अगेंस्ट में है एक तरीके से देखा जाए तो। अब होता यह है कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बाकी सारे छोटे छोटे नेशंस तो दूर हो गए, लेकिन रशिया एक बहुत बड़ा फेडरेशन के रूप में, एक बहुत बड़ी कंट्री के रूप में रह गया। तो अभी भी नेटो का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आप उसके कोर में जाएं तो नेटो का ऑब्जेक्टिव अभी भी पूरा हुआ नहीं है। दैट इज वाई रशिया एक थ्रेट फील करता है हमेशा नेटो से। और अगर आपने रिसेंट इवेंट्स को फॉलो किया हो तो चाइना में जब अभी विंटर ओलंपिक्स हो रहे थे, जब व्लादिमीर पुतिन गए थे, तो दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट आप देखेंगे तो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन मतलब रशिया की तरफ जो एक्सपेंशन हो रहा है नेटो का, ये बिल्कुल गलत है और आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर यूएस इंपोज करना चाह रहा है, ऐसा दोनों का कहना था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट भी खोलने को रेडी है। आज रशिया एंड चाइना के रिलेशंस बहुत बेहतर हैं पहले के मुकाबले, राइट। तो खैर, हमने अभी बुडापेस्ट एग्रीमेंट की बात की। बुडापेस्ट एग्रीमेंट में हुआ यह कि एनपीटी इन्होंने ट्रीटी साइन कर ली थी और अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स लौटा दिए। फास्ट फॉरवर्ड 2008 में आते हैं। अब होता यह है कि इस समय यूक्रेन के नेटो मेंबर बनने की बातें चालू हो गई थी, है ना। और यहां पे यूक्रेन के जैसे ही नेटो मेंबर बनने की बातें चालू हुई तो फिर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आप यूक्रेन को कैसे दे सकते हैं, आप किस तरीके से उसको दे सकते, किस बिहाफ पे दे सकते, वो तो एक फ्री नेशन ही नहीं है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को अप्रोच करके व्लादिमीर पुतिन का यह कहना था कि आप ये मत कीजिए, यूक्रेन एक फ्री नेशन ही नहीं है, उनका यह कहना था। तो इस समय अप्रैल 2008 के आसपास ये बात चली थी और इसमें यूक्रेन के अगेंस्ट इनका ये बहुत बड़ी एक बात निकल के, बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया, और ऑब्वियसली यूक्रेनियंस को पसंद नहीं आया। अच्छा, बहरहाल थोड़ा सा हम पॉज लेके हिस्ट्री से करंट सिनेरियो की तरफ आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे पुतिन का जो माइंडसेट है या रशियंस का जो रशियंस में भी आज एक लहर चल रही है, क्योंकि जो रशिया है अगर आप उसका मैप देखें तो उसके आसपास बाल्टिक रीजन्स है, बाल्टिक रीजन्स एस्टोनिया है ना, स्लाविया एंड ये सारे के सारे रीजन्स हैं, एंड यूक्रेन मिला के इन रीजन्स में रशिया का कैप्चर हुआ करता था। एंड आज वो वेव फिर से उठ चली है कि जो रशियन एथनिसिटी के लोग हैं, रशियंस हैं, जो रशिया की बाउंड्री के बाहर हैं, उनको भी यूनाइट करना है हमें। सो दिस हैपेंड बाय द वे, एंड दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। बहरहाल तो ऐसा हुआ, और फिर होता यह है कि इलेक्शंस होते हैं, है ना, प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शंस होते हैं, और उस प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शंस में, और यह है समय 2013 के आसपास का, है ना, 2010 के आसपास का, सॉरी।
तो 2010 के आसपास यहां पे एक प्रो रशियन, यानी कि रशिया को फेवर करने वाला, जब भी मैं प्रो शब्द का इस्तेमाल करूं तो वो फेवर करने के रिस्पेक्ट में है, तो रशिया को फेवर करने वाले प्रो रशियन एक प्रेसिडेंट का चयन होता है। लेकिन आप ये देखिए, ये जो प्रेसिडेंट है, मजेदार बात यह है कि ये जिस समय इलेक्शंस थे तो इन्होंने अपने भाषणों में बढ़ चढ़ के ये बातें कही थी कि हम लोग वेस्ट की तरफ देखेंगे, हम लोग नेटो ज्वाइन करेंगे, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे, एंड इनकी ये सब बातें थी। लेकिन जब बारी आई असल में, एकदम 360 डिग्री टर्न ले लिया इन्होंने, और हुआ ये नवंबर एंड में, लगभग जहां तक मुझे डेट्स का अंदाजा है तो 28 टू 29 नवंबर के आसपास की बात है ये, एंड इनफैक्ट उससे पहले ही कुछ एक दो दिन इधर उधर हो सकता है। तो इस समय जो यूक्रेन के करंट प्रेसिडेंट थे, जिनका चयन 2010 में हुआ था, विक्टर यानुकोविच, तो विक्टर यानुकोविच के पास में एक प्रपोजल आता है। यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में गए थे, इन्होंने कहा, इनके सामने यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा एक प्रपोजल रखता है कि आप यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एग्रीमेंट समझौते पे एसोसिएशन आप कर लीजिए, इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। तो जो यांकोविच है वो मना कर देते हैं, पलट जाते हैं। अब इसको लेके प्रोटेस्ट भड़क उठते हैं। यूरो मैदान, वहां पे प्रोटेस्ट इसको कहा जाता है, वहां पे यूरो मैदान एक जगह है जहां पे ये प्रोटेस्ट रखे गए, और नवंबर 2013 से लेके फरवरी 2014 तक ये चले। और जब इनका कंक्लूजन हुआ तो इस प्रोटेस्ट को कहा गया यूक्रेन की एक जो ओनर है उसके लिए ये प्रोटेस्ट किए गए हैं। यूक्रेनियन प्रोटेस्ट, यूक्रेनियन रेवोल्यूशन इसको नाम दिया गया। तो ये यूक्रेनियन रेवोल्यूशन के नाम से निकल के सामने आया, एंड ये यहां पे हुआ। सो इवेंचुअली इसके बाद फिर ये हुआ कि प्रो रशियन चीजें भी थोड़ी सी उठने लग गई, और 2014 में सबको पता है कि क्रीमिया में एनेक्सेशन हुआ। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्रीमिया के बारे में आपको बताऊं कि क्रीमिया को इन्होंने बड़ी चालाकी से एनेक्स किया। पुतिन इज मास्टरमाइंड इन टर्म्स ऑफ वॉर टैक्टिक्स एंड वॉर स्ट्रेटेजी। तो ये लोग जो सैनिक इसमें घुसे थे क्रीमिया रीजन में, क्रीमिया मेजरली रशियंस थे, वहां पे मेजर एथनिसिटी रशियंस की थी, तो प्रो रशियंस थे ऑब्वियसली। ये गए, इन्होंने इंसिग्निया पहना नहीं था, मतलब जो सैनिक गए उन्होंने रशिया का कोई भी सिंबल नहीं पहना। तो एज अ आप ये समझ सकते हो कि ये लिबरेटर्स के फॉर्म में गए, ऑफिशियली नहीं। हालांकि रशिया प्रॉक्सी वॉर चला रहा था। जो डॉनबास रीजन आप देखते हैं ना, अगर आप यूक्रेन का मैप देखें तो क्रीमिया एक पेनिनसुला है नीचे की तरफ, सी ऑफ एजोव बीच में है, उस जो सेपरेट करता है क्रीमिया और रशिया को। बहरहाल, तो इस तरफ क्रीमिया से ऊपर वहां पे है डॉनबास रीजन, डोनेस्क और लुहांस्क, आपने बहुत सुन रहे होंगे आजकल नामों में। तो डोनेस्क और लुहांस्क जो रीजन है वो वहां पे रशियन सेपरेटिस्ट हैं। रशियन सेपरेटिस्ट का मतलब है कि प्रो रशियन है, सोच एथनिसिटी एकदम रशिया की है, और ये सेपरेटिस्ट मतलब अलगाववादी हैं। तो ये अलग होना चाहते हैं, रशिया के साथ मिलना चाहते हैं। बहरहाल रशिया वहां पे पैरेलल में प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है उनको सपोर्ट कर रहा है, वेपन सप्लाई कर रहा है, और उनकी बात को हर जगह एक प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल फोरम पे उठाता भी आया है। खैर, तो रशिया का एनेक्सेशन इन्होंने इस तरीके से किया और वहां जाके रेफरेंडम करवा दिया। तो बड़ी चालाकी से इसको क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स कर लिया, अपने अंदर रशियन फेडरेशन का पार्ट बना लिया। एंड आज भी ये चाहे तो क्रीमिया को वापस से यूक्रेन का पार्ट बनाना बहुत मुश्किल है, राइट, क्योंकि वहां के लोग साथ दे रहे हैं। और ऐसा ही आप देखें हमारे इंडिया के साथ भी हुआ था। देखो, किसी भी देश पे कब्जा करना बहुत मुश्किल है, आसान तब हो जाता है जब वहां के लोग जो हैं वो फेवर में हो। तो भारत ने कब्जा नहीं किया था, 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट किया था। अब वहां पे इसलिए क्योंकि मुक्ति वाहिनी जो है और वहां के लोकल्स हैं वो इंटेल फीड करते थे इंडियंस को। सो दैट इज वाई हमारे लिए आसान रहा बांग्लादेश को लिबरेट कर पाना। तो इसीलिए देखो, जब लोग फेवर में है तो आप आराम से वहां पे लोगों की मर्जी बोल के अपना काम करवा सकते हो। तो इंडिया ने कभी भी कैप्चर करने की बात नहीं की, बट पुतिन डिड इट, राइट। बहरहाल, फास्ट फॉरवर्ड हम आते हैं जरा 2022 21 फरवरी। यहां पे 2 साइन करते हैं ये, और उन 2 साइन में 2 मिनट के अंदर
यूक्रेन को 3 अलग अलग कंट्रीज में बटा हुआ मान लेते हैं, एक यूक्रेन, एक डीपीआर और एक एलपीआर, डोनेट्स्क पब्लिक रिपब्लिक और लुहांस्क पब्लिक रिपब्लिक। तो ये 2 कंट्रीज में इसको बांट देते हैं और 24 फरवरी 2022 अटैक कर दिया जाता है, हमला बोल दिया जाता है। तो ये हिस्ट्री है अभी तक की, जो पूरी की पूरी ब्रीफ हिस्ट्री है। और आप ये देखिए कि इवेंचुअली शुरुआत कहां से हुई और खत्म, ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं यूक्रेन और रशिया की हिस्ट्री में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर। और दूसरा जो जनता की तरफ से ज्यादातर सवाल उठ के आ रहा है कि पुतिन चाहते क्या है असल में, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि पुतिन की चाहत क्या है, पुतिन को इससे क्या मिलेगा। देखो यार, इस सवाल को थोड़ा सा ऐसे समझो कि इंसान ना जब से मतलब समझ आई है और टूल्स बने हैं, तो इंसान ने लड़ना नहीं छोड़ा है ना। लड़ाई हमेशा इनएविटेबल है। तो एक सवाल यह भी आता है कि हम लोग आज कितने सिविलाइज सोसाइटी है, कितना ज्यादा हम लोग डिजीजेस पे कंट्रोल कर चुके हैं, एक जो एवरेज लाइफ है वो बढ़ चुकी है और कितना टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस हो गए। लेकिन फिर भी क्या वॉर होना जरूरी है और पुतिन का माइंडसेट क्या है? तो देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि रशिया में आज एक वेव है कि यार यूएसएसआर टूटा, यूक्रेन तो कभी भी फ्री नेशन था ही नहीं, यह प्रोपेगेंडा है जो कि रशिया में चला हुआ है। उसके अलावा जितने भी रशियन एथनिसिटी के लोग हैं आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ रशिया, हम उनको भी यूनाइट करेंगे। तो प्रोपेगेंडा यह चल रहा है रशिया में, प्रोपेगेंडा यह चल रहा है, लोग सपोर्ट में भी हैं। लेकिन जो असल बात है वो है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो। मैंने पहले ही बताया, पुतिन एक बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वॉर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जिनको आप ये मान सकते हैं, आपको मानना होगा। तो अगर नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता है तो यूक्रेन से सटा हुआ है रशिया, वहां पे ही जाके ये अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय कर देते हैं। जैसे आप देखें पोलैंड में 3000 सोल्जर्स वहां पे डिप्लॉयड हैं, एस्टोनिया में डिप्लॉयड हैं नेटो सोल्जर्स यूएस के। तो ये एक थ्रेट हो जाएगा। क्यों थ्रेट होगा, थोड़ा सा समझिए। अगर आप मॉस्को को देखें जो कि राजधानी है रशिया की, एंड पूरे के पूरे रशिया को कंट्रोल वहां से करते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग को देखिए, दूसरा सबसे बड़ा शहर मॉस्को के बाद, एंड इकोनॉमिक पावर हाउस है ये रशिया का। तो जो मेजर सिटीज हैं, जो मेजर पावर हाउसेस हैं, ये सारे के सारे लोकेटेड है कहां पे, बाउंड्री ऑफ द यूक्रेन पे। और अगर ये यहां पे आ जाती है नेटो फोर्सेस, तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं, क्रीमिया से ऊपर डॉनबास रीजन में ही यूके की मदद से ये लोग क्या कर रहे थे, एक नेवल शिप तैयार करवा रहे थे यूक्रेन में, है ना। यूक्रेन में यूके की तरफ से सपोर्ट में एक नेवल शिप तैयार हो रहा था। तो वो बेसिकली नेटो बेस वो भी बनता। तो पुतिन को इससे प्रॉब्लम है और ये बिल्कुल सही बात है। आज भी अगर हम लोग देखें तो जो चाइना ने किया 1949 में, एनेक्स कर लिया था तिब्बत को कैप्चर कर लिया, जबकि तिब्बत जो है वो एक बफर रीजन था, भारत और चाइना के बीच में एक बफर रीजन था। और अगर तिब्बत एक अलग से ऑटोनोमस कंट्री होता, एक सॉवरेन नेशन होता, तो आज इतनी ज्यादा जो बॉर्डर टेंशंस है, बॉर्डर प्रॉब्लम्स है, वो नहीं हो रही होती, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि बफर स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं पुतिन, कि जो नेटो है वो घुस के हमारे एकदम सर पे ना आ जाए, राइट। तो इससे होगा ये कि अगर नेटो इनके रशिया के बॉर्डर्स के पास आता है तो एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि नेटो का, जैसा कि मैंने बताया, कि उसका शुरू से लेके अभी तक पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है कि नेटो यूएसएसआर को तोड़ा, लेकिन यूएसएसआर को तोड़ने के बाद भी एक बहुत बड़ा चंक रशिया अभी भी एग्जिस्ट करता है। सो रशिया के लिए वो एक हमेशा से सिक्योरिटी थ्रेट था, है और रहेगा। अब वॉर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट के बेसिस पे नहीं लड़ी जाती, प्रोपेगेंडा भी होता है। तो रशिया में आज एक वेव है कि रशियंस बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ रशिया, उनको हम यूनाइट करेंगे। तो यह है पुतिन की दिली चाहत
और असली कहानी पुतिन की यही है, इनकी मन में चाहत ऐसी ही है। सर थर्ड क्वेश्चन ये आ रहा है कि स्विफ्ट सेक्शन का क्या असर होगा? सैंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो देखो यार, यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडेन, इन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि सैंक्शंस के माध्यम से ही हम लोग इसको रोक सकते हैं, क्योंकि अगर सैंक्शंस नहीं होंगे, यार क्या है ना कि सैंक्शंस लगाने से कोई फायदा है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली बात देख लेते सैंक्शंस लगाए क्यों जाते हैं। कोई भी देश है बिना व्यापार के नहीं चल सकता, आप ये बात मानते हैं? बिना व्यापार के कोई भी देश चल नहीं सकता, नहीं चल सकता। पैसा चाहिए ना, पैसा आना पड़ेगा। पैसा कहां से आएगा? व्यापार से। अब आपने क्या किया? सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शंस लगा दिए तो आपने एसेट्स फ्रीज, आपने सुना होगा एसेट्स फ्रीज कर दिए, बैंकों का पैसा रोक दिया है ना, और ऑलिगार्क्स जो कि बिलियनियर्स हैं रशिया के, उनके भी एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया। पहला राउंड सैंक्शंस का ये रहा। दूसरे राउंड में स्विफ्ट सैंक्शंस की आपने बात सुनी होगी, जो आपने सवाल पूछा, स्विफ्ट क्या है? तो देखो यार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कैसे फंक्शन करता है थोड़ा सा समझो। WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें एक कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स क्या हैं समझिए। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल विदेश में कुछ बेचा और आपको पैसा आना है, तो जो पैसा आप तक आना है उसके बीच में एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे समझ लीजिए एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, वो है स्विफ्ट। अगर आपने स्विफ्ट से रशिया को निकाल दिया, वही है सैंक्शन। तो स्विफ्ट से आपने रशिया को निकाल दिया तो पैसा पहुंच नहीं पाएगा, राइट? तो ये है स्विफ्ट की कहानी, है ना। तो स्विफ्ट सैंक्शंस का बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि स्विफ्ट सैंक्शंस जो हैं ये इकोनॉमिक सैंक्शंस की मामले में न्यूक्लियर वेपन आप कह सकते हैं, कि इकोनॉमिक सैंक्शंस के मामले में न्यूक्लियर वेपन है, राइट? सो दैट इज वाई स्विफ्ट सैंक्शंस बहुत 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 ज्यादा डेंजरस हैं एंड रशिया के लिए है, लेकिन रशिया के पास उसका भी तोड़ है। देखिए सैंक्शंस अभी से नहीं, 2014 से चले आ रहे हैं, क्योंकि क्रीमिया को एनेक्स किया था तब भी सैंक्शंस लगे थे। तो रशिया वर्क करता है, और रशिया आप ये मान के चलिए 1/3 ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, सॉरी, ये पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज को। एंड ये जब रुकेगा तो ऑयल प्राइसेस बिल्कुल बढ़ेंगी एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी यूरोप के लिए भी। और बाकी स्विफ्ट के रिगार्डिंग अगर मैं बात बताऊं तो अभी जब ये गए थे पुतिन विंटर ओलंपिक्स में, बीजिंग में, चाइना में, तो इन्होंने कहा था कि इनके सपोर्ट में शी जिनपिंग का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था कि जो सैंक्शंस हैं वो लगाना सही नहीं है, एंड जो रशिया कर रहा है वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बिल्कुल अपने एकदम राइट को इंश्योर कर रहा है और ये कर सकता है। तो ये एक मैसेज दिया वर्ल्ड लीडर्स को, पूरी की पूरी दुनिया को, कि पहला कि रशिया के साथ स्टैंड करता है चाइना, क्लोज रिलेशनशिप है। दूसरा, चाइना का एक इंटरनल सिस्टम है, रेगुलेशन सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, तो वो पैरेलल में डेवलप करेगा और रशिया को उसका पार्ट बना लेगा। यार क्या दिक्कत है, राइट? सो ये एक बहुत ही सोच विचार करने वाली बात है कि स्विफ्ट आप सैंक्शन लगा रहे हैं, लेकिन बैक करने के लिए दूसरी कंट्रीज हैं। चाइना कल को ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करने लग जाएगा, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो दैट इज द इश्यू जो स्विफ्ट सैंक्शंस के साथ में है, और यह आने वाला वक्त बताएगा कि इन सैंक्शंस का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सर फोर्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, और सारे भारतीय जितने भी पब्लिक है ये जानने की चाहत रखती है कि भारत का क्या स्टैंड है और भारत पे इसका असर क्या होगा। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, एंड सबके मन में यही है कि भारत पे असर क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया एक एक्सपोर्टर है ऑयल और नेचुरल गैस का, एंड ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो ऐसे संसाधन हैं जो कि आप ये मान के चलिए कि जरूरी हैं, इनके बिना काम नहीं चल सकता। इंडिया एक ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्टर कंट्री है, नेट इंपोर्ट करते हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली वॉर की वजह से सैंक्शंस लगे, सैंक्शंस की वजह से आपको ये समझना पड़ेगा कि सप्लाई जो है वो कम हो गई, डिमांड उतनी की उतनी है, इनफैक्ट बढ़ ही जा रही है। तो प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर यहां पे भी हमको असर देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन, महंगाई इसीलिए बढ़ेगी क्योंकि
ट्रांसपोर्ट करना हुआ, हर एक चीज में पेट्रोल डीजल इन सब की जरूरत है। एंड ये इवेंचुअली हमारे लिए एक डेंजरस सिनेरियो है। रही बात इंडिया कहां स्टैंड करता है, आपने सुना होगा कि अभी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूएनएससी की मीटिंग्स के अंदर हुआ ये कि काफी ज्यादा डिस्कस करने के लिए मैटर्स को या फिर रशिया को रोकने के लिए कुछ डिस्कशंस के लिए प्रपोजल लेके आए आर्मेनिया और यूएसए, राइट। तो इन प्रपोजल्स के अगेंस्ट में वीटो आउट कर दिया रशिया ने। ऑब्वियसली वीटो पावर है, परमानेंट मेंबर है, P5 में से एक है रशिया, तो इसने क्या किया, वीटो आउट कर दिया। और इंडिया ने साथ के साथ, ध्यान से समझिएगा, इंडिया ने, चाइना ने और यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन्होंने तीनों ने एब्सटेंशन का रुख अपनाया। एब्सटेंशन मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम वोट ही नहीं कर रहे, हमें डिस्कस ही नहीं करना इस मामले को, हम अभी चुप रहेंगे, चुप रह के इसको ऑप्टिमाइज करके देखेंगे। तो आज आप ये जान के चलिए, देखिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उसमें डिसीजंस सॉरी, उसमें डिसीजंस भावुक होकर आप नहीं ले सकते, क्योंकि आज जो सिनेरियो बहुत खतरनाक है। रशिया और चाइना, चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंडिया के साथ, चाइना का बहुत बड़ा इशू है, और चाइना अपने आप के साथ में इंडिया को राइवल देखता है। इंडिया चाइना को फूटी आंख नहीं सुहाता, और अगर क्लोजनेस और बढ़ती है तो इंडिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए बिल्कुल भी यह रिस्क नहीं उठा सकता कि वो रशिया को नाराज करे। बहरहाल इंडिया के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रशिया एंड यूएस दोनों से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया ने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया। इंडिया का स्टैंड एकदम क्लियर है, एंड मैं इस बात को सपोर्ट भी करता हूं कि इंडिया एज अ नेशन अपनी सिक्योरिटी, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखता है बाकी चीजों के मुकाबले, एंड इमोशनल होके डिसीजन अब नहीं लिए जा सकते। एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली टाइम आएगा जब साइड लेना पड़ सकता है अगर युद्ध लंबा खिंचा, बट अभी के लिए इंडियन स्टैंड इज गुड एंड वैलिड, एंड वी सपोर्ट दिस। एंड आप देख रहे होंगे कि इंडिया ने बहुत सक्सेसफुली काफी सारे स्टूडेंट्स को, 18,000 20,000 करीब स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, इंडियन स्टूडेंट्स, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स, एंड इसलिए क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ना इजी है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, कोर्सेज इंग्लिश में, तो इसलिए वहां पे स्टूडेंट्स सब वहां से निकाले जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से स्विफ्टली वहां से उनको लेके आया जा रहा है। भारत वापसी ऑपरेशन गंगा जो है उसमें चल रहा है। सो दिस इज प्रीटी मच इट। सर, फिफ्थ क्वेश्चन जो आ रहा है वर्ल्ड वार के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? क्या थर्ड वर्ल्ड वार होगा या नहीं? ये एक सवाल है जिसके ऊपर न्यूज चैनल एकदम भोकाल मचा दिए हैं। आप देखेंगे तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध। अरे विश्व युद्ध का मतलब समझो। आज जो सिनेरियो है वो 1945 वाला नहीं है, 1949 प्रथम विश्व युद्ध चले तो 1914 वो वाला सिनेरियो नहीं है। आज जो नेशंस हैं, सुपर पावर्स हैं, उनके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है एमएनसीज की, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स की, वो भी बहुत ज्यादा एक्टिवली वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बिजनेसेस को, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो सभी यही चाहेंगे कि आराम से, ठीक है हुआ जो हुआ, डिप्लोमेटिक रूट से मामले को सुलझा दिया जाए। तो वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस स्लिम है अगर आप थोड़ा सा इसको डेप्थ में जाके सोचोगे तो। हां, न्यूक्लियर वॉर का खतरा रहता है हमेशा, क्योंकि पुतिन ने हाई अलर्ट पे अभी डाला हुआ है। कल ही बयान आया था कि हमने हाई अलर्ट पे डाला, क्योंकि नेटो जो मेंबर्स हैं उनके बहुत ज्यादा एग्रेसिव बयान आ रहे हैं। तो ये बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, 1999 की लड़ाई, कारगिल युद्ध जो भारत पाकिस्तान का हुआ था, उस समय पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर था, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर था, लेकिन वो पूरी दुनिया को यही टेंशन थी कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है लेकिन हुआ नहीं। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं, एंड मैं यही कहूंगा कि फर्दर जो डेवलपमेंट्स है वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि कल तक तो ये भी था कि ये लोग बातचीत नहीं कर रहे,
लेकिन एजेंट्स दोनों तरफ से जा रहे हैं, बेलारूस में बातचीत हो रही है. सो लेट्स सी हाउ दिस कम्स आउट. एंड अनकंडीशनली भेजा गया है. देखो, कंडीशन तो तब लगा पाता यूक्रेन जब उसके पास कुछ ताकत होती, तो कमजोर क्या कंडीशन लगाएगा. तो अनकंडीशनली ही भेजे उन्होंने. एंड लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट, किस तरीके से टर्न आउट होता है. एंड मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत सारे फैक्टर्स वो हैं जो प्ले कर रहे हैं, जो कि नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो. राइट. और न्यूक्लियर वॉरफेयर में तो पूरा का पूरा नुकसान ही है, उसमें फायदा कहां से होता है ना. और थोड़ा सा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बारे में. ये जो है, ये आपके बहुत ही एक अच्छे पर्सनालिटी हैं. 21 अप्रैल 2019 के आसपास ये चयन हुआ था इनका, और प्रेसिडेंट बन के आए थे. इससे पहले ये एक्टर कॉमेडियन थे. राइट. लेकिन शायद पुतिन ने भी नहीं सोचा होगा कि एक एक्टर कॉमेडियन टर्न्ड प्रेसिडेंट इतने ज्यादा दृढ़ निश्चयी और इतने ज्यादा क्या कहें उन्हें कि बहादुर हो सकते हैं. राइट. गुड लीडर. एंड हमेशा से इनकी जो अप्रोच है वो प्रो वेस्ट ही रही है, और ये सॉर्ट आउट करना चाहते थे. इनसे एक चीज और हुई कि मई 2021 के आसपास इन्होंने विक्टर मेदवेदुच, ये ऐसे एक ओलिगार्क थे जिनको कहा जाता है कि प्रेसिडेंट पुतिन के बहुत ही बड़े फ्रेंड, बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड थे. ओलिगार्क मतलब बिलियनियर. अब इनको प्रो रशियन एक्टिविटीज के मामले में ट्रेटर घोषित करके इनको हाउस अरेस्ट कर दिया. तो अब ऑब्वियसली पुतिन को एक्शन लेना तो लाजमी था, और आपने देखा कि दिसंबर से किस तरीके से इवेंट्स ढलने सारे के सारे चालू हो गए. पुतिन ने कैसे अपनी सेना डिप्लॉय करनी चालू कर दी उसके बॉर्डर के अलोंग में, और बाकी नेटो जो फोर्सेस थे वो थे ही. बहरहाल, कहने का मतलब यह है कि इट कैन बॉइल डाउन टू थर्ड वर्ल्ड वॉर, लेकिन सिनेरियोज स्लिम लगते हैं, है ना. अभी के लिए इतने डीप सिनेरियोज नहीं है. थैंक यू सर. और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक आप टीचर भी हैं और हर एक भारत का वासी है जो अपने दोस्त से, यार से, हर किसी से जानना चाहता है, और आपका ओपिनियन तो इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे कि आप किसके साथ है, रशिया या फिर यूक्रेन. हाँ, ये बात सही है यार कि मैं किसको सपोर्ट करता हूं. देखो, मेरा मॉरल सपोर्ट, और जिसे हम कहें कि मॉरली अगर हम लोग बात करें कि इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी ब्रीच हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बिल्कुल यूक्रेन की तरफ सपोर्ट है. बट रशिया अपनी जगह पे गलत नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी, रशिया इज नॉट रॉन्ग अगर वो अपनी सिक्योरिटी को देख रहा है तो, अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज कर रहा है तो. राइट. जिस समय मौका था उस समय रशिया ने एक चीज इंश्योरिटी की डिमांड की थी, और बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप ये सोच के देखिए कि कल को नेपाल अगर एंगेज हो जाता है एंटी इंडियन एक्टिविटीज में, तो इंडिया का भी सिक्योरिटी चैलेंज होगा इंडिया के लिए बहुत बड़ा, एंड इंडिया भी इसको कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए चीजों को देखेगा. एंड पुतिन के पास में और कोई ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि ये बात आ गई थी यूएस वर्सेस रशिया वाली, है ना, और यूएस की थोड़ी सी नाक पे बात आ गई थी कि हम कैसे नहीं, हम रशिया की बात कैसे मान ले, नेटो मेंबर बना के छोड़ेंगे ऐसा टाइप. तो पुतिन ने ये डिमांड की थी, बट नहीं हुआ, तो फिर ऑल आउट वॉर डिक्लेयर हो गया. सो ये थोड़ा सा मतलब मैं ये कहूंगा कि दोनों गलत नहीं है, और बीइंग अ सॉवरेन नेशन, बीइंग जिसे बोलते हैं ना संप्रभु नेशन, देश, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यूक्रेन भी गलत नहीं है. वो अपने डिसीजंस ले सकता है कि उसे किसका मेंबर बनना है. राइट. सो दोनों ही सही हैं अपनी जगह पे. आजकल मीम्स भी बहुत चल रहे हैं कि पुतिन ने ये किया, पुतिन ने वो किया, है ना. तो मीम्स सच्चाई कहते हैं, मतलब मीम्स आर गुड, बट सच्चाई कहीं ना कहीं उससे उसको एक मजाक का फॉर्म बना देना है. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बड़ा है, एंड माय hearty wishes to the my deep concerns to the people of Ukraine.
लेकिन रशिया ने अपनी तरफ से जो एक्शन लिया है वो गलत नहीं है, बिकॉज ऑल आउट वॉर जाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब किसी भी नेशन का, किसी भी देश के ऊपर खुद की सिक्योरिटी की बात आती है, तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि आप उस जगह होते तो क्या करते, क्योंकि डायलॉग्स पिछले 1 महीने से 2 महीने से चल रहे थे, उनका कोई रिजल्ट निकला नहीं, सो ये स्टेप लेना पड़ा, राइट। सो ऐसी कहानी है। और अगर आप बात ही करेंगे तो आप देखिए थोड़ा सा, आप यूएस का इंटरवेंशन देखिए लीबिया में। लीबिया में यूएस ने इंटरवेंशन करके कहा था कि हम लोग यहां से डिक्टेटरशिप हटाएंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे, खुशहाली होगी। देखिए आज लीबिया की एकदम बुरी हालत है, बास्केट केस है लीबिया। इनका इंटरवेंशन रहा सीरिया में, सीरिया में क्या हुआ आपने देखा, राइट। इनका इंटरवेंशन रहा इराक में, इराक में क्या हुआ आपने देखा, बर्बाद करके रख दिया। सो जहां जहां यूएस का इंटरवेंशन हुआ, अगर आप देखोगे इस तरीके से, वहां वहां परेशानियां ही हुई हैं, राइट। एंड यूएस इज काइंड ऑफ अ फ्लक्चुएटिंग एलाई। तो इंडिया का जो स्टैंड है आज रशिया के साथ में, रशिया ने हमेशा से हिस्टोरिकली इंडिया की हेल्प ही की है, एक हिस्टोरिकल पार्टनर है, हिस्टोरिकल एलाई है रशिया इंडिया का। सो दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू मी स्टैंड इंडिया का बिल्कुल सही है। यूएस इज नॉट दैट मच ट्रस्टवर्दी एंड इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता रशिया को लूज करना टुवर्ड्स चाइना। एंड उसके अलावा मेरा मानना यह है कि दोनों ही नेशंस अपनी जगह पे गलत नहीं है, बट आगे आने वाली डेवलपमेंट से पता चलेगा। अभी थोड़ी देर बाद ये भी पता चल जाएगा कि डिस्कशंस में क्या रहा, क्या हुआ, है ना। उस पर मैं, क्योंकि अभी ये वीडियो रात को बन रहा है, कल पब्लिश होगा, सो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। एंड नेक्स्ट मैं इसके बारे में भी वीडियो लेके आऊँगा कि डिस्कशन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। एंड बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ों को और अच्छे से हम लोग बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सो माई डीप कंसर्न्स, माई डीप विशेस टू द पीपल ऑफ यूक्रेन, इवन सिटीजन्स जो कि अब हथियार लेके और डटकर सामना कर रहे हैं रूसी सैनिकों का। एंड मेरा यही मानना है कि जितनी जल्दी हो सके इट शुड एंड, एंड डिप्लोमेसी इज द बेस्ट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू सो मच सर। तो अब लेते हैं अलविदा, और नए वीडियो अब देखते हैं कब आते हैं, और इस पे वीडियो अपन बनाते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।